हिमविद्या पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास जो कि अजय रावत सर द्वारा लिखा गया है, इसकी एक सीरीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुँच जाए। अभी तक इस बुक से रिलेटेड हम लोगों ने 57 पार्ट्स में वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। इस बुक के अकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग हिमविद्या पाठशाला में विजिट करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम है उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास। तो उस प्लेलिस्ट में आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को वहाँ पे सारे टॉपिक मिल जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने 4 टॉपिक पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। एक तो उत्तराखंड एक परिचय हम लोगों ने कवर किया है। कुमाऊं में चंद्र राजवंश कंप्लीट कर लिया है हम लोगों ने। गढ़वाल में परमार वंश कंप्लीट कर लिया है। इस वक्त हमारा चल रहा है गोरखा शासन। तो गोरखा शासन का भी ये हमारा लास्ट चैप्टर है, ठीक है। यानी कि आज की जो वीडियो है उसके साथ हमारे 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। कुमाऊं में चंद्र राजवंश, गढ़वाल का परमार वंश, उत्तराखंड एक परिचय और गोरखा शासन। तो हमारे 4 टॉपिक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है एग्जाम के पर्पज से, तो वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप उनको जरूर से वहाँ पर से देखिएगा और अपने एग्जाम के पर्पज से वहाँ से नोट्स तैयार कीजिएगा। तो आज का जो हमारा है गोरखा शासन का लास्ट टॉपिक, वो है कुमाऊं में गोरखा सीना नायक, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ाया है, इससे पहले जो क्लास आई थी उसमें हमने मूर क्राफ्ट की तिब्बत यात्रा और नेपाल युद्ध पढ़ा है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने नेपाल युद्ध को हमने 2-3 बार इसके अंतर्गत कवर किया है। तो आप लोग उसको जरूर से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है वो। नेपाल और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध है उसे नाला पानी का युद्ध भी कहा जाता है और एंग्लो नेपाल युद्ध भी उसे कहा जाता है। और साथ में कलंगा का युद्ध भी उसके संग बहुत फेमस युद्ध है, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। और सिंगौली की संधि हुई थी इसके बाद, ठीक है। इस युद्ध के तहत ही फिर सिंगौली की संधि हुई थी, जिसमें गोरखा और अंग्रेजों के बीच में संधि हुई थी, और जिसके अंतर्गत फिर दिया गया था उसमें कि गोरखा जो नरेश थे, गोरखा लोगों को, यानी कि नेपाल के जो लोग थे उनको यहाँ से छोड़कर जाना पड़ा। कुमाऊं और गढ़वाल की पूरी सत्ता ब्रिटिशर्स के हाथ में देकर इसे कुमाऊं और गढ़वाल को छोड़ के जाना पड़ा था, ठीक है, सिंगौली की संधि में। तो वो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आज हमारा रहेगा कुमाऊं में गोरखा सेना नायक। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा ताकि आप लोग यहाँ पर से नोट्स तैयार कर सकें। गोरखाली सैनिक अत्यधिक बहादुर और क्रूर होते थे, ठीक है। उनके लिए मनुष्य तथा चिड़ियों को मारना एक समान था, यानी कि मनुष्य को मारना चिड़ियों को मारने के बराबर वो समझते थे। यानी कि इतने क्रूर थे, इतने निर्दयी थे वो गोरखाली, ठीक है। उत्तराखंड में इनको बिल्कुल भी इनकी निंदा की जाती थी और यहाँ के जो लोग थे इनके अत्याचारों से इतने परेशान हो गए थे कि यहाँ से पलायन कर जाते थे। यानी कि जो तराई वाला क्षेत्र था, उत्तराखंड का जो तराई वाला क्षेत्र था, उत्तर प्रदेश की तरफ जाने लग गए थे वहाँ से, कुमाऊं और गढ़वाल को छोड़कर, ठीक है। तो कैप्टन हियर्सी ने 1815 में गोरखियाली अफसरों के बारे में लिखा है कि वे चंचल, दगाबाज, विश्वासघाती और अत्यंत लालची और तथा क्रूर थे। तो जो हियर्सी थे वो कौन थे? एक इतिहासकार थे, एक खोजकर्ता थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा है गोरखाली अफसर के बारे में? क्या लिखा है कि वो चंचल थे, दगाबाज थे, विश्वासघाती थे और अत्यंत लालची और क्रूर थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि परंतु यह विचार एक समाजवादी इतिहासकार का है। वे निर्दय अवश्य थे किंतु लालची और विश्वासघाती नहीं थे, ऐसा भी इतिहासकार, यानी कि हर इतिहासकार के अलग अलग मतभेद थे इसमें। तो कुछों ने, वैसे तो जितने भी गोरखा शासक यहाँ पर को आए, जितने भी गवर्नर उत्तराखंड में, कुमाऊं में और गढ़वाल में जो भी नियुक्त किए गए, वो थे बहुत क्रूर। उनकी नीतियाँ बहुत कठिन थी। उनकी नीतियाँ, कर उनके जो थे बहुत ही सख्त नियम थे उनके करों के ऊपर। जो कर नहीं देता था उसको बेच दिया जाता था। उनके परिवार के सदस्यों को बाहर तराई वाले क्षेत्र में जाकर विदेशियों को बेच दिया जाता था, और इतने निर्दयी थे। और मृत्यु दंड तो उनके लिए बिल्कुल आम था, और मृत्यु दंड के अलावा भी वो शरीर में नमक मिर्च लगाकर बहुत प्रताड़ित करते थे। तो बहुत तरीके के उन लोगों ने क्रूरता यहाँ पर मचाई है। तो और कुछ जो इन्हीं में से जो कुछ सुब्बा लोग थे, जो गवर्नर यहाँ पर को नियुक्त किए गए थे, कुछ बहुत अच्छे थे जिन्होंने थोड़ी बहुत नीतियाँ ठीक करी हैं यहाँ पर को, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन एक दो जो थे वो अच्छे सुब्बा यहाँ पर को नियुक्त किए गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि उन्होंने पराजित व्यक्तियों को हरिद्वार में दासियों के रूप में बेचना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। जो मैंने बात अभी आप लोगों को बताई है, तो उसमें क्या करते थे, जो लोग पराजित हो गए थे इन लोगों से, यानी कि कुमाऊं में जब उन लोगों ने यहाँ पे अपना अधिकार कर लिया था, तो उन लोगों को क्या करते थे, दासियां बनाकर उनको बेच देते थे। और जो कर भी नहीं वसूल दे पाते थे, जो उनकी कर नीतियाँ थी उनको भी फुलफिल नहीं कर पाते थे, तो उनके परिवार वालों को भी वो बेच दिया करते थे, फिर वहाँ से कर वसूलते थे, ठीक है। गोरखा शासन उत्तराखंड में अत्यधिक बदनाम रहा तथा आज भी अन्याय और भ्रष्टाचार का पर्याय माना जाता है, ठीक है। एक बार जब नया कर लगाया गया तो तब बद्रीधर पांडे लिखते हैं कि तो लोगों ने
उसे देने से इनकार कर दिया। ठीक है, तब 1500 गांव के प्रधानों को इस बहाने बुलाया कि उनको कर के नियम बताए जाएंगे। वे लोग आए और उनको मार दिया गया, जिससे औरों को नसीहत मिली। उनके शासनकाल में बहुत लोग रोहिलखंड में जाकर बस गए। ठीक है, तो इस तरीके की नीतियाँ थी उनकी। ये कर नहीं देने के लिए, कर वसूलने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते थे। ठीक है, तो 1500 ये बहुत फेमस, मतलब बहुत ही प्रसिद्ध बात है इसमें कि उन्होंने क्या किया था कि 1500 जो गांव के प्रधान थे, 1500 प्रधानों को बुलाकर, किसी बहाने से बुलाकर, उन्होंने कर नहीं देने की वजह से उन लोगों को मार दिया था। तो बहुत ही भयंकर नरसंहार था ये, बहुत ही। ठीक है, तो उनके इन अत्याचारों से परेशान होकर लोग यहाँ से पलायन कर जाते थे और रोहिलखंड में जाकर बचे थे। रोहिलखंड उस समय का मतलब ऐतिहासिक रूप से रोहिलखंड कहा जाता है, लेकिन अभी जो वर्तमान में अगर हम देखें तो बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, पीलीभीत वाला जो क्षेत्र है, ये रोहिलखंड वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो गोरखा सेना नायक विश्वासघात के लिए प्राण दंड देते थे। ठीक है, हत्या के लिए फांसी पेड़ पर लटका कर दी जाती थी। आगे बढ़ते हैं। यदि ब्राह्मण खून करे तो उसे देश निकाले की सजा होती थी, यानी कि ब्राह्मणों की हत्या तो नहीं करते थे, लेकिन उनको देश से निकाल दिया जाता था। गाय को इरादतन मारने पर प्राणदंड दिया जाता था, यानी कि गाय की भी अगर आप जानबूझकर अगर हत्या करोगे तो उसको भी प्राणदंड दिया जाता था। ठीक है, चंद सरकार में फांसी पेड़ पर लटकाने या सिर काट डालने द्वारा दी जाती थी। चंदों का जो शासन था, तो उसमें जो मौत की जो सजा थी, उसमें फांसी दी जाती थी पेड़ पर लटका कर। ठीक है, यहाँ पे सिर काट दिया जाता था। और गोरखा लोग क्या करते थे, उनके संग पहले अंग भंग करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। कैसे? जैसे काट काट देते थे, उसमें नमक मिर्च लगा दी जाती थी कटे हुए अंगों पर। ठीक है, तो इतनी क्रूरता थी उनके अंदर। चंद और परमार शासकों द्वारा फांसियां बहुत कम दी जाती थी, परंतु गोरखाओं के समय में प्राणदंड देना एक साधारण सी बात थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला बंदोबस्त संवत 1848 और 1849, यानी कि 1791 और 1792 कुमाऊं पर इन लोगों ने कब अपना राज्य शासन किया। कुमाऊं पर कब विजय प्राप्त की? 1790 पे। ठीक है, कुमाऊं पे कब इन्होंने विजय प्राप्त की थी? 1790 पे इन्होंने कुमाऊं को जीता था, और 1791 से फिर इन्होंने यहाँ पर को शासन करना शुरू कर दिया था। तो जोगामल सबसे पहला जो सूबा यहाँ पे को आया था, नियुक्त किया गया था कुमाऊं पर, वो कौन था? सूबा जोगामल। कौन था? सूबा जोगामल था। तो ये क्वेश्चन आता है हमेशा, तो आप लोग को इसको नोट करना है कि कुमाऊं पर गोरखाओं का पहला सूबा कौन था? जोगामल था। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो जोगामल ने कुमाऊं राज्य का शासनाधिकार पाया कब? 1791 से 1792 तक। इसका शासनकाल भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला बंदोबस्त मालगुजारी बाबत किया। पहला बंदोबस्त जो जोगामल साहब था, उसको किसने भेजा था? यहाँ पर को सूबा, यानी कि क्या होता है कि एक गवर्नर के रूप में विजय क्षेत्र में भेज दिया जाता है, उसी का शासन यहाँ पर को माना जाता है, यानी कि गवर्नर उसे कहा जाता है। ठीक है, तो जब कुमाऊं पर गोरखाओं ने विजय प्राप्त की थी, तो नेपाल का जो राजा था वो कौन था? नरेश रण बहादुर शाह था। ठीक है, तो रण बहादुर शाह ने जोगामल शाह को सूबा बनाकर, यानी कि गवर्नर बनाकर यहाँ पर नियुक्ति किया था। कब? 1791 में, 1791 से 1792 तक। ठीक है, तो उसने पहला बंदोबस्त मालगुजारी बाबत किया था, जिसको किसके जोगामल का बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक है, ये पहला बंदोबस्त था इसका, कुमाऊं पर पहला बंदोबस्त था, और इसको क्या कहा जाता है? जोगामल का बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने क्या किया इसके अंदर? उन्होंने प्रत्येक आबाद बीसी, यानी कि 20 नाली जमीन में 1 रुपया टैक्स लगाया। ठीक है, 20 नाली जमीन पर कितना रुपया? 1 रुपया टैक्स लगाया उन्होंने। किसने? जोगामल ने। 1 रुपया प्रत्येक बालिग आदमी से मांगा राज कर लिया जाता था, यानी कि एक टैक्स वहाँ पर को लिया जाता था। तो हर कोई बालिग आदमी, जो भी बालिग आदमी होगा, व्यक्ति होगा, उससे 1 रुपया कर लिया जाता था, जिसको क्या कहा जाता था? मांगा कर लिया जाता था, मांगा कर कहा जाता था। गुरही पिचही के नाम से सालाना 2 रुपये फी मवासे ठहराए गए। गुरही पिछही क्या होता है? गुरही पिछाही भी कहा जाता है इसको, गुरही पिछाही। ठीक है, तो इसको, इस कर का नाम आप नोट कर लीजिएगा। तो यह कर विशेष रूप से दुधारू पशुओं से जिनके पास दुधारू पशु होते थे, जैसे मुख्य रूप से भैंस हो गई या अन्य मवेशी, गाय हो गई, भैंस हो गई, जो दूध देती थी, उनसे लिया जाता था। ठीक है, तो कितना लिया जाता था? इसमें भी लगभग 2 रुपये फी मवासे लिया जाता था, यानी कि एक मवासे, एक जो
जैसे एक भैंस अगर कोई दूध दे रही है तो उसका 2 रुपए कर वो लेते थे। तो इस वजह से नुकसान क्या हुआ कि इस पर जो ये पशुपालकों पे जो कर ये जो 2 रुपए लिया जा रहा है, उस समय का 2 रुपए बहुत ज़्यादा मान्यता होती थी। उस समय के 1 रुपया और 2 रुपया यानी कि बहुत ज़्यादा होता था वो। अभी क्या आप लोग 1000 रुपए के हिसाब से भी अगर आप उसको लगाते हो तो उस समय 1 रुपया 2 रुपया बहुत ज़्यादा मान्यता होती थी, तो बहुत ही आर्थिक बोझ उन पे पड़ गया था इस वजह से। तो अपने पशुओं को क्या कर दिया था उन लोगों ने, स्थानीय लोगों ने क्या किया था इन कर से बचने के लिए अपने पशुओं को बेच देते थे या भगा देते थे, जंगलों में छोड़ देते थे। तो इस कर से बचने के लिए, ठीक है, 2 रुपए उस समय के बहुत ज़्यादा माने जाते थे। तो परेशान होकर दे नहीं पाते थे। फिर उसके बाद गोरखियाल क्या करते थे, अगर कर नहीं दिया तो उनको दंडित करते थे। उनको मारते थे, पीटते थे, कोड़े मारते थे, बेच देते, उनके परिवार के सदस्य को ले जाकर दूसरों के हाथों बेच देते थे। तो इस तरीके की नीतियाँ थी उनकी। इस तरीके के अत्याचार से बचने के लिए उन्होंने अपने मवेशी तक का बेच दिए थे, जंगलों में छोड़ देते थे। ठीक है, साथ ही हर एक गांव से सुआंग दस्तूर दफ्तर के खर्च के लिए राजकर ठहराया गया था। ठीक है, सुआंगी दस्तूर यानी कि ये उन परिवारों से लिया जाता था जिनके पास अपनी कृषि भूमि होती थी। ठीक है, इस कर के तहत प्रत्येक योग्य परिवार से 1 रुपया प्रति परिवार की दर से टैक्स वसूला जाता था। 1 रुपया, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि 1 रुपया उस समय की बहुत बड़ी राशि होती थी। ठीक है, अभी तो 1 रुपया आप लोगों ने अपने घर में बड़े बुजुर्गों से, अभी आप लोग सुनते हो कि जब हम लोग घर में रहते हैं या 1 रुपया कहीं पे को गिरा पड़ा हुआ होता है तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे ये बोलते हैं कि 1 रुपए की कीमत किसी जमाने में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो 1-1 रुपए की बहुत ज़्यादा कीमत होती है अभी भी। ठीक है, तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमको बताते हैं कि जब उनका समय था तो वो 1 रुपया से वो कितनी चीज़ें खरीद के ले आते थे। तो अम, 1 रुपए की राशि बहुत बड़ी मानी जाती थी। तो इन करों के कारण स्थानीय जनता जो थी वो भारी आर्थिक तंगी का उनको सामना करना पड़ता था, क्योंकि वो जितना भी उनका कमाई-धमाई होती थी वो सारी कर में ही चली जाती थी। ठीक है? तो इस तरह की कुछ नीतियाँ उन लोगों ने बनाई थी जिससे वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, स्थानीय लोग, ठीक है? और पलायन कर जा रहे थे। नरशाही का मंगल, तो ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि नरशाही का मंगल। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या हुआ था इसको समझ लेते हैं। संवत 1850 यानी कि 1793, अभी देखिए 1790 में इन लोगों ने कुमाऊँ पर क्या किया था, अपना अधिकार जमाया था, यानी कि कुमाऊँ को विजित कर लिया था इन लोगों ने। चंदों से विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है, गोरखाओं ने। तो 1790 में उन लोगों ने कुमाऊँ पर विजय प्राप्त की थी और 1793 से ही उन लोगों ने अ, अपनी क्रूरता दिखानी शुरू कर दी थी। क्या किया था, काजी नरशाह और उनके नायब रामदत्त शाही दैसिक शासक नियुक्त हुए। दैसिक शासक यानी कि स्थानीय स्थानीय शासक, ठीक है, दैसिक शासक यानी कि स्थानीय शासक के रूप में नियुक्त किए गए। और सेनापति कौन थे उस समय के, सेनापति कौन आए, कालू पांडे, और फौज के मुखिया बनाए गए। ठीक है, कालू पांडे को फौज का मुखिया बनाया गया। ठीक है, सुब्बा नरसा बड़े अत्याचारी और जालिम कहे जाते थे। कौन, सुब्बा नरसा बहुत ही जालिम और अत्याचारी माने जाते थे। नगरकोट तथा पश्चिम के पहाड़ों से बहुत से सिपाही पाली, बारामंडल व सोर में बस गए थे। ठीक है, उन्होंने वहीं ब्याह भी कर लिया था। जो एक ये नगरकोट वाले जो जगह है, ये कहाँ पर को है, ये है आपकी हिमाचल वाली तरफ को ना। यहाँ पर को लिखा गया है कि सोर बारामंडल। तो सोर बारामंडल से आकर क्या होता था कि उस समय जो हिमाचल और कांगड़ा की तरफ जो लोग थे, नगरकोटिया लोग थे, वहाँ पर नगरकोट नामक स्थान था, तो वहाँ पर नगरकोटिया लोग रहते थे। तो वहाँ से जैसे गोरखाओं से पहले जैसे चंद राजवंश यहाँ पर को शासन करता था और परमार राजवंश यहाँ पर को शासन करता था। जैसे परमार वंश गढ़वाल में हो गया और चंद राजवंश कुमाऊं में हो गया था। तो वो अपने क्षेत्रों की क्षेत्रों की जो सीमाएं थी उनकी रखवाली के लिए, उनकी निगरानी के लिए और उनके जो यहाँ पे को स्थानीय व्यवस्था प्रशासन जो बनाई थी उनकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सुचारू बनाए रखने के लिए वो क्या करते थे कि बाहर से अच्छे और बहादुर तरीके के जो सैनिक होते थे उनको वो नियुक्त करते थे, यहाँ पे को बुलाते थे। और अगर उनको लगता था कि हाँ ये अपने क्षेत्र की यानी कि स्थानीय व्यवस्था पर नियंत्रण रखने के लिए वो सूरवीर योद्धाओं को अपने राज्य में आमंत्रित करते थे और फिर उनको क्या करते थे, यहाँ पर को उनके मतलब उन सैनिकों के पराक्रम को देखते हुए उनको यहाँ पर को नियुक्त कर लेते थे। तो ऐसे ही ये नगरकोटिया लोग यहाँ पर को चंदों द्वारा, परमारों द्वारा यहाँ पर को नियुक्त किए गए थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो लोग यहीं पर को बसे रह गए, चंदों के साथ ही या परमारों के साथ ही यहाँ पे बसे रह गए। फिर उसके बाद स्थानीय यहाँ पर को जो स्थानीय लड़कियाँ थी, कन्याएं थी, उनके संग विवाह करके वो स्थायी रूप से यहीं के हो गई। ठीक है, नगरकोटिया आए कहाँ से, हिमाचल की तरफ से आए हैं, सोर घाटी कांगड़ा की तरफ से आए हुए हैं और यहाँ पर को विवाह करके यहाँ की जो कन्याएं थी, बालिका जो कन्याएं थी, स्त्रियाँ थी, उनसे विवाह करके यहीं पर को बस गए। ठीक है,
तो ये नगरकोटिया की कहानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नगरकोट तथा पश्चिम के पहाड़ों में बहुत से सिपाही पाली बारामुंडा और सोर में बस गए थे। उन्होंने वहीं ब्याह भी कर लिया। काजी नरशाह को उनकी राजभक्ति पर संदेह हुआ, यानी कि काजी नरशाह को उनकी राजभक्ति का संदेह क्यों हुआ, क्योंकि चंदों द्वारा वो लोग यहाँ पे को बुलाए गए थे। चंदों और परिवारों द्वारा उनको यहाँ पे को नियुक्त किया गया था, उनके प्रशासन को, उनकी स्थानीय व्यवस्थाओं को नियंत्रण पर रखने के लिए, ठीक है। तो जब गोरखाओं ने यहाँ पर को आक्रमण किया और गोरखाओं ने यहाँ पे को विजय प्राप्त करी, तो उनको शुरू से ही ये शक होता था कि जो ये नगरकोटिया हैं, ये कभी भी क्या कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, हम लोगों से विद्रोह कर सकते हैं। तो इस बात पे उनको राजभक्ति पर, यानी कि कुमाऊँ की जो अपनी जो राज्य है उसको वापस लेने के लिए वो कभी भी क्या कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं। तो इसके लिए उनको संदेह हुआ। अब उसने क्या करा, नरसिंह ने क्या किया, उनकी राजभक्ति में संदेह हुआ, अतः उन्होंने सब नगरकोटिया सिपाहियों को मुर्दुम शुमारी कराई, ठीक है, मुर्दुम शुमारी कराई और यह भी जांच कराई कि कौन कौन लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, यानी कि उनका पता लगाया कि कहाँ से आए हैं, क्या आए हैं और कहाँ पे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें पता करने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने यह भी तय किया कि एक निश्चित रात को एक निश्चित इशारे पर वे सारे मारे जाएंगे, यानी कि उनको एक साथ मार दिया जाएगा, ठीक है। और ऐसा ही हुआ। नगरकोटियों की जुल्फे होती थी, यानी कि जो हिमाचल में और कांगड़ा वाले क्षेत्र में, सोर घाटी के क्षेत्र में जो नगरकोटिया रहते थे, तो वहाँ पर कोई उनका एक नियम था, यानी कि उनके एक रीति रिवाज के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं कि वो लोग अपने बालों को लंबा रखते थे, यानी कि उनके बाल लंबे होते थे और उनके कानों के पास से ऐसी गोल घुंघरालू बाल जो होते थे उनको जुल्फे करके ऐसे निकाल के रखते थे वो, ठीक है। तो उनका प्रचलन था, वो ये चीज़ें प्रचलित थी उनके वहाँ पर नगरकोटियों में। और मूछें होती थी उनकी, लंबे बाल हो गए, कान के पास उनके हल्के घुंघरालू बाल ऐसे जुल्फों की तरह निकले रहते थे, और मूछें हो गई उनकी हल्की हल्की, और सिर पे एक साफा टाइप का बांधे रखते थे, यानी कि पगड़ी टाइप की, साफा कह सकते हैं। तो इस तरीके के थे और थे भी काफ़ी पराक्रमी और काफ़ी शक्तिशाली टाइप के होते थे। तो उनको कि वो कहीं विद्रोह ना कर दे हमसे कभी, और तो उनको मारने के लिए सभी लोगों को इकट्ठा करके एक जगह मारने के लिए उन लोगों ने जहाँ पर भी मिले, जो भी मिले उसको मार देंगे। तो इस तरीके की एक नीति बनाई। किसने किसने बनाई थी, ये नरसाई ने, ठीक है। तो उसने क्या कहा था कि सभी का पता लगाने के बाद उन्होंने यह भी तय किया कि एक निश्चित रात को एक निश्चित इशारे पे सब मारे जाएंगे, सबको मार दिया गया। और ऐसा ही हुआ। नगरकोट की जुल्फे होती थी, तो इस डर से कि गोरखा लोग उनको मार रहे हैं, इस डर से उन लोगों ने अपनी जुल्फे भी काट दी थी। उसी रात को बहुत ही लोगों ने अपनी जुल्फे तलवारों, छुरी और दराती से काटी। कई फकीर हो गए और इसी तरह कुछ बच गए थे, यानी कि उन्होंने जब अपना वेश बदल दिया, अपनी जो जुल्फे थी, जो उनकी पहचान थी जुल्फे, उनको काट दिया दराती से, चाकू से, छुरी से, तलवार से, तो काट दिया और कुछ तो बच गए इस तरीके से। और लेकिन जो नहीं कर पाए ऐसा, तो वो सब मारे गए, ठीक है। तो उनकी पहचान थी, उनकी जो लंबे बाल हो गई, जुल्फे हो गई, तो ये उनकी पहचान थी। बाकी जहाँ मिले वहीं मारे गए। अब भी लोग मंगल की रात को, जबकि वे मारे गए थे, नरसाही का मंगल कहते हैं, यानी कि जिस दिन ये कांड हुआ उस दिन मंगल था, मंगलवार की रात को ये कांड किया गया, तो नरसाही का मंगल क्या क्या, ये प्रसिद्ध एक मुहावरा बना दिया गया है। जब कभी कोई दगाबाजी या धूर्तता की बात हो तब भी ऐसा ही कहते हैं, ठीक है। तो एक मुहावरा जो था वो प्रचलित हो गया। अत्याचारी व अन्याय सुबह नरसा नेपाल को बुला ले गए। फिर उसके बाद जब इतना भयंकर उन्होंने नरसंहार यहाँ पे कर दिया, तो उसके बाद इनको वापस नेपाल बुला लिया गया, ठीक है। नेपाल में दलबंदी उनकी जगह, यानी कि अब नरसाही की जगह कौन आया, 1851 में। उनकी जगह में संवत 1851 में श्री अजब सिंह ख्वासा सुब्बा तथा श्री श्रेष्ठ थापा कारदार और श्री जसवंत भंडारी फौजी सरदार यानी सेनापति नियुक्त हुए। काठमांडू में ऐसी कुछ घटनाएं हुई जिनका प्रभाव कुमाऊं की राजनीति पर भी पड़ा, ठीक है। महाराज बहादुर शाह जो सन 1789 में गद्दी पर बैठे थे, सन 1795 में अपने एक मातहत सी प्रबल राणा द्वारा तख्त से उतारे गए। कैद में मुसीबतें झेलकर मारे गए, ठीक है। अब यहाँ पर तख्ता पलट कर दिया गया था किसके द्वारा, श्री प्रबल राणा के द्वारा तख्ता पलट करा, और जो बहादुर शाह थे उनको कैद कर लिया गया और अंदर ही उनकी मृत्यु भी हो गई, कैद खाने में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। नेपाल में भी कुमाऊं के मेहर व फरत्याल दलों की तरह दो दल हो गए। जैसे कुमाऊं में हम लोगों ने मेहर और फरत्याल के दो दल पढ़े, राजनीतिक दो दल पढ़े, तो वैसे ही अब क्या हो गया नेपाल में भी। पहले तो एक चौतरिया करके था एक दल, बस एक ही था चौतरिया। चौतरिया दल कौन सा था, ये था राजशाही दल था, यानी कि इसका संबंध था नेपाल के जो राजशाही परिवार था वहाँ से संबंध था, यानी कि वहीं के चौतरिया जो थे वो रिश्तेदार ही थे, जैसे कि चाचा हो गए, भाई हो गए आपस में ही, ठीक है। राजशाही परिवार के ही लोग थे चौतरिया, ठीक है। तो एक ही था। फिर बाद में क्या हुआ
कि अब तक एक ही दल था नेपाल में और इस समय फिर एक दूसरा दल थापा दल साधारण स्थिति के प्रभुत्व को प्राप्त हुए। ठीक है, और थापा दल कौन था? यह नेपाल के खस क्षत्रिय जो राजपूत कहलाते हैं, तो एक कबीला होता है। ठीक है, खस क्षत्रियों का एक जो कबीला होता है, तो उसका एक अत्यंत शक्तिशाली सैन्य गुट था ये थापा दल। ठीक है, और बहुत ही में काफ़ी क्रूर टाइप के थे, काफ़ी शक्तिशाली भी थे और निडर थे और काफ़ी क्रूर टाइप के थे। जो भी चीज़ मतलब ठान लेते थे वो करके ही मांगते थे। लास्ट में जब हम लोगों ने नेपाल युद्ध पढ़ा था हम लोगों ने, तो उसमें जब संधि वाली बात हो रही तो थापा दल जो था वो संधि के लिए बिल्कुल राजी नहीं था। वो ये चाहता था कि हम युद्ध करें, अंत तक युद्ध करें, या तो आर होगा या पार होगा वाली स्थिति में थे ये। तो ये जो थापा दल था ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि अंग्रेजों और नेपाल के बीच में किसी भी प्रकार की संधि हो, वो सिर्फ युद्ध करना चाहते थे। युद्ध करके अपने क्षेत्र को बचाना चाहते थे थापा दल। ठीक है, तो इस समय एक दूसरा थापा दल साधारण स्थिति से प्रभुत्व को प्राप्त हुए थे। अब नेपाल में थापा दल की प्रधानता होने से संवत 1852 तदनुसार सन 1795 में सुब्बा श्री अमर सिंह थापा नायब सुब्बा हटाए गए और उनके स्थान क्रम से श्री प्रबल राणा तथा श्री जय कृष्ण थापा ने लिए। ठीक है, अमर सिंह थापा को हटा दिया गया। फिर उसके बाद कौन आए आपके? प्रबल राणा आए और जय कृष्ण थापा ने उनकी जगह ली। संवत 1854 और 1855 यानी कि 1797 में थापा पार्टी हार गई। अतः इस साल थापा दल की जगह में श्री बम शाह व श्री रुद्र शाह भेजे गए। जब जो दल होता था वह अपनी तरफ से कर्मचारी नियुक्त करता था। ठीक है, तो ये कुछ उनकी प्रशासनिक नीतियाँ थी। ठीक है, अब दो दल बढ़ गए थे तो उसमें राजनीतिक उतार चढ़ाव होते थे कि कभी थापा दल आता था, कभी चौतरिया दल या शाह दल आता था। ठीक है, ब्राह्मणों पर नया टैक्स, इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। इनके छोटे से शासनकाल में ब्राह्मण काश्तकारों पर कुसही नामक से 5 रुपये जूला जमीन पर मालगुजारी लगाई गई थी। ठीक है, जूला क्या होता है? 6 से 13 एकड़ की जमीन को कहते हैं। जूला किसे कहते हैं? 6 से 13 एकड़ की जमीन को जूला कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आज तक ब्राह्मण पर मालगुजारी नहीं थी। यह टैक्स कहा जाता है कि बहुत कम वसूल हुआ, पर यह असल में उन ब्राह्मणों को डराने व धमकाने के लिए लगाया जाता था जो षड्यंत्र व राजद्रोह में भाग लेते थे। जब तक कोई ब्राह्मण शांतिपूर्वक रहता था तब तक यह कर वसूल नहीं होता था। जब वह राजनीति में भाग लेता था और खेती के काम में ध्यान न देता था, यह टैक्स उससे मय बकाये के रूप में वसूल किया जाता था। इस समय मालगुजारी वसूल करने वाले कौन थे? श्री कालधर व श्री ब्रह्मानंद उपाध्याय थे। दूसरे अमर सिंह थापा तथा अंगद सरदार फौजी अफसर थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा? सुबह संवत 1856 में सुब्बा अजब सिंह नायब सुब्बा श्रेष्ठ थापा फिर नियुक्त हुए। श्री विश्राम खत्री डिस्टा बनाई गई है। डिस्टा यानी कि ये भी एक न्यायिक व्यवस्था और प्रमुख अधिकारी होते हैं। ठीक है, डिस्टा गोरखली भाषा में इसको डिस्टा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। संवत 1857 और 1858 अर्थात 1800 से लेकर 1801 में श्री धौकल सिंह बसन्यात काजी तथा मेजर गणपति थापा सुब्बा नियुक्त हुए। श्री धौकल सिंह बड़े बेढब मिजाज के आदमी थे। फौजी काम में भी वे होशियार नहीं थे। एक फौजी झगड़े में वो अपने हाथ से एक सिपाही को मारना चाहते थे, पर वहीं खुद ही ढाकचा सिपाहियों ने बंदूकों के कुंदों से उन्हें मार डाला था। यानी कि ढाकचे सिपाही क्या होते हैं? ये कर वगैरह वसूल करते हैं, राजस्व अधिकारी टाइप के होते हैं और ये गांव-गांव में जाकर क्या करते हैं? कर वसूल करते हैं और कर वसूल करने के लिए इतने ज़्यादा जिद्दी होते हैं कि जब तक कर वसूल नहीं होता है किसी भी हाल में अड़े रहते हैं। ठीक है, तो उन सिपाहियों द्वारा यानी कि ढाकचा सिपाहियों द्वारा इनको मार दिया गया था। इस साल नए राजा गीवाण युद्ध विक्रम शाह की गद्दी पर बैठने से राज्य भर से नजराना लिया गया। इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे के अनुसार सन 1800 में राजा रण बहादुर शाह ने थापा मंत्रियों को निकालना चाहा। ठीक है, रण बहादुर शाह ने थापा मंत्रियों को निकालना चाहा, पर वे दूसरी रानी महिला से मिल गए और राजा को अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाने को बाध्य किया। अतः राजा रण बहादुर शाह की जगह राजा गीवाण युद्ध विक्रम शाह राजा हुए और रानी संरक्षक बनी। राजा रण बहादुर
साधु बन गए और अपना नाम स्वामी निर्गुणानंद रख दिया। ठीक है, रण बहादुर शाह कौन हुए? वही जिनके शासनकाल में क्या हुआ, कुमाऊं पर इन लोगों ने विजय प्राप्त करी। तो उन्होंने क्या करा, बाद में ये साधु बन गए। ठीक है, तो इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया था, निर्गुणानंद रख लिया था। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि राजा रण बहादुर शाह ने साधु बनने के बाद अपना नाम क्या रख लिया था, स्वामी निर्गुणानंद रख लिया था। पहले देवपटन में रही, फिर ललितपुर में रही, फिर ललितपुर में उन्होंने बड़ी धूर्तता की। जब उनकी एक स्त्री बीमार हुई और तेलुजी देवता की बहुत भेंट पूजा करने पर भी आराम ना हुआ, तो उन्होंने मूर्ति तोड़ डालने और वैद्य को फांसी पर लटकाने का हुक्म दिया। बाद में वो बनारस को भेजे गए। सन 1802 में कुछ दिनों के लिए श्री धौकर सिंह की जगह सेनापति रुद्रवीर सुब्बा हुए। टनकर नाम से एक नया कर लिया जाने लगा, जिसमें 16 आने का बहाल रहा, यानी कि 16 आने रुपए उस कर में लिए जाते थे। ये टन कर, यानी कि टन कर भी कहा जाता है, इसको तान कर भी कहा जाता है। ये किससे लिया जाता था, गोरखा लोग भी लेते थे इसको और चंद लोग भी लेते थे। ठीक है, चंदों के समय से ये कर लिया जाता था। किससे, बुनकरों से और शिल्पकरों से लिया जाता था, ये बुनकरों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और उसमें कितना था, 16 आने का 16 आने की धनराशि इसमें तय की गई थी। संवत 1807 यानी कि 1803 में काजी गज केसर पांडे सुब्बा तथा सूबेदार कृष्णानंद अधिकारी नायब सुब्बा बनाए गए। इसी संवत के भादो महीने के अनंत चौदस को आधी रात को 7 दिन 7 रात तक बड़ा भारी भूचाल आया था। ठीक है, 1803 में एक गढ़वाल में एक बहुत बड़ा भूचाल आया था, जिसमें क्या हुआ था, श्रीनगर जो था वो पूरी तरह से तबाह हो गया था उस भूचाल में। ठीक है, तो बार बार धरती हिली, बहुत मकान टूटे। श्रीनगर में राजा का महल टूट गया था। परमार जो राजा थे उनका पूरा महल वगैरह सब टूट गए थे। पर्वतों में दरारें आ गई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि श्रीनगर उस वक्त एक राजधानी के रूप में थी। और वहाँ पर कुछ जितने भी घर मकान थे और राजा के जितने भी महल वगैरह थे वो सारे नष्ट हो गए थे। ठीक है, तो ये वही भूचाल है जिस भूचाल का फ़ायदा उठाकर, यानी कि इस भूकंप की इस त्रासदी के आने पर 1803 में ही त्रासदी आई थी। और इसी त्रासदी का फ़ायदा उठाते हुए गोरखाओं ने क्या किया, गढ़वाल पर आक्रमण किया। ठीक है, तो उसमें पृथ्वीपति शाह जो थे उनके संग युद्ध हुआ और फिर पृथ्वीपति शाह जो थे वो हार गए थे युद्ध में, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो फिर गोरखियालियों ने 1804 में गढ़वाल पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। इसी भूकंप का फ़ायदा उठाते हुए कोशिशें उसने कई बार की, लेकिन हर बार हार गया। लेकिन जब ये भूकंप वहाँ पर को आया, काफ़ी नुकसान हो गया था, काफ़ी लोग मर गए थे, हजारों की तादाद में घर मकान सब बर्बाद हो गए थे। तो इसी त्रासदी का फ़ायदा उठाते हुए उसने गढ़वाल पर आक्रमण किया और अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है, 1804 में। ठीक है, सुब्बा बमसा चौतरिया, ये आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है, सुब्बा बमसा चौतरिया। तो बद्रीदत्त पांडे का मत है कि सन 1806 में श्री ऋतुध्वज थापा किसी कारण दोषी ठहराए गए और उनको डोटी में फांसी दे दी गई। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को अभी बीच में ये बताया कि यहाँ पर को नेपाल में भी कुमाऊं के चंद्र राजवंश के मेहर और फरतियाल की तरह 2 दल हो गए थे। एक तो चौतरिया दल हो गया था, एक क्या हो गया था, थापा दल हो गया था। तो इन्हीं चौतरिया और थापाओं के बीच में आपसी मतभेद हुआ करते थे, राजनीतिक मतभेद हुआ करते थे। ठीक है, कि गद्दी हमें गद्दी में बैठना है और हमें गद्दी में बैठना है। तो प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं थी वो अपने हाथ में लेने के लिए आपस में बहुत मतभेद होते थे इनके। तो उसी के रहते तो ऋतुध्वज जो थापा थे उसी के रहते इनको दोषी ठहरा दिया गया, षड्यंत्र के द्वारा इनको दोषी ठहराया गया। और फिर वापस डोटी में बुलाकर वापस, मतलब कुमाऊं से इनको डोटी भेजा गया और वहाँ पर इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, उनकी जगह सुब्बा चौतरिया बमसा, देखा मैंने कहा नहीं कि थापा और चौतरियाओं के बीच में क्या था, मतभेद थे, राजनीतिक मतभेद थे। तो अब कौन आया, चौतरिया बमसा नियुक्त किए गए। ठीक है, थापा की जगह कौन आए, चौतरिया आए। ठीक है, तो इनके हाथ में कुमाऊं का राजकाज सन 1815 तक रहा, जब तक कि कुमाऊं पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार ना जमा लिया। ठीक है, तो 1815 में ही अंग्रेजों ने अपना अधिकार इसमें जमाया था। ठीक है, कुमाऊं में और गढ़वाल में। काठमांडू में राजनीतिक हलचल के कारण फिर थापा दल और चौतरिया दल की हाथ अधिकार आ गया। ठीक है, चौतरिया बमसा के नीचे ये कारदार अफसर नियुक्त हुए, कौन कौन, श्री वीर भजन पांडे, श्री चामू भंडारी। कहा जाता है कि बमसा चौतरिया कुमाऊं में ही पैदा हुए थे। ठीक है, इनके समय में अव्वल, दोयम, सोयम और चहारूम 4 शहरों से रकम मुकर्रर की गई थी। और ये क्या होते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अव्वल, दोयम और सोयम एवं चहारूम, ये इधर की श्रेणी होती है। जैसे
अव्वल जो श्रेणी होती है ये प्रथम श्रेणी होती है, यानी कि भूमि का जो उपजाऊ जो भूमि की क्वालिटी एक तय की जाती है, यानी कि जैसे अव्वल टाइप की यानी अच्छी श्रेणी की जो उत्तम और उपजाऊ श्रेणी की जो भूमि होगी उसे अव्वल श्रेणी कहा जाएगा। ठीक है, अव्वल नाम दिया गया, यानी कि प्रथम श्रेणी में उसे रखा जाएगा, क्योंकि उत्तम तरीके की और उपजाऊ जो भूमि होगी वो क्या होगी, प्रथम श्रेणी में होगी, यानी कि अव्वल होगी। ठीक है, ऐसी दोयम होती है। ऐसी कौन सी होती है, दोयम होती है। दोयम में क्या होता है, दोयम द्वितीय श्रेणी की हो गई, अव्वल प्रथम श्रेणी और दोयम द्वितीय श्रेणी। दोयम में क्या होती है, उत्तम से थोड़ा सा कम, मध्यम श्रेणी में आ जाती है वो। ठीक है, यह मध्यम से अच्छी श्रेणी की भूमि होती है। ठीक है, दोयम। और सोयम क्या होता है, सोयम भी तृतीय श्रेणी की भूमि हो जाती है। जैसे ये प्रथम श्रेणी, ये द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी, ये बहुत अच्छी होती है। ये थोड़ी सी मतलब पहले वाले से थोड़ी कम अच्छी होती है, यानी कि सेकंड नंबर पे आती है। और जो सोयम होती है सामान्य और औसत उपजाऊ भूमि होती है, जहाँ पर फसल मध्य स्तर की होती है। ठीक है, सोयम। और है एक है चहरुम, इसे चतुर्थ श्रेणी, चाहर भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर चाहर लिखा हुआ मिलेगा, कहाँ पर चहरुम लिखा मिलेगा आपको, तो ये चतुर्थ श्रेणी की होती है। इसमें जो ये जो होती है ये सबसे कम उपजाऊ, जैसे सूखी पथरीली या बंजर जैसी भूमि होती है। ठीक है, तो जिसमें मेहनत अधिक और पैदावार बहुत ही कम होती थी, तो इसको चहरुम में रखा गया है। ठीक है, तो ये जो थे, तो इन 4 शहरों से रकम मालगुजारी होती थी, यानी कि जिस तरीके की फसल होगी वहाँ से उसी तरीके का कर उसमें नियुक्त किया जाएगा। जैसे अव्वल प्रथम श्रेणी की जो भूमि है अच्छी उपजाऊ है तो उसमें ज़्यादा कर होगा, फिर ऐसी दोयम में होगा, फिर उससे कम थोड़ा सा इसमें होगा, फिर उससे कम इसमें होगा, क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा है और फसल कम है तो इसमें कम कर लगाया जाता है। ठीक है, तो कम रकम इसमें दी जाती है। फौजों को वेतन के स्थान पर प्रांत बांटे गए थे। जब फौजी अफसर तहसील को जाते थे तब नकदी कुछ ना मिलती थी, बर्तन कपड़ा गल्ला वगैरह मिलता था, बल्कि आदमी भी रकम के बदले तहसील होता था। आदमी को रकम के रूप में वे दूसरे हाथ में बेच देते थे, वह उनका गुलाम गिना जाता था। ठीक है, तो ये जो था हमारा आज का लास्ट टॉपिक था, ये गोरखा शासन काल का हमारा लास्ट टॉपिक था, और इसी के साथ हमारे पूरे गोरखा शासन के सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी अब वो आएगी किसमें, ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था में आएगी। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या क्या पूरा कर चुके हैं मैं एक बार आप लोग को और बता देती हूँ, ताकि आप लोग उन सभी वीडियोज़ को मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। हम लोगों ने उत्तराखंड एक परिचय हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया, इसके बहुत से ज़्यादा टॉपिक हैं, कम से कम 10-12 से भी ज़्यादा टॉपिक हैं इसके। और ऐसे ही हमने कुमाऊं में चंद्र राजवंश पढ़ा है, 10 से 12 टॉपिक इसके हैं। फिर गढ़वाल परमार वंश में भी 10 से ज़्यादा ही टॉपिक हैं, वो भी हम लोग कवर कर लिए। यहाँ तक गोरखा शासन भी हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं, करीब 10 से 12 इसमें भी टॉपिक है, तो ये भी हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया है, कहीं पर को भी एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कहीं पर को आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस पर दोबारा वीडियो बना दूंगी, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आपके एग्जाम के पर्पज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है उत्तराखंड परिचय। आप लोग जानते हैं कि एग्जाम में 40 मार्क्स से 40-45 मार्क्स तक का उत्तराखंड के इतिहास से, उत्तराखंड से क्वेश्चन बनते हैं, आप चाहे किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड की हिस्ट्री, तो आप लोग उसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। और उन्हीं बच्चों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि आप लोग उन बच्चों तक का ये वीडियो पहुँचे जिनके बुक नहीं है, जो बुक खरीद नहीं पाते हैं, उनको पता नहीं है कि कहाँ से हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो उन तक आप लोग ये वीडियो जरूर पहुँचाइएगा। तो आज हमारा गोरखा शासन पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था, जो बहुत ही लंबा टॉपिक है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्तराखंड के इतिहास का, बहुत लंबा है ये टॉपिक। ठीक है, तो इसको हम शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट हम ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था के साथ मिलते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।